नेहरूज अप्रोच टू नेशन बिल्डिंग्स, राष्ट्र निर्माण में नेहरू जी का दृष्टिकोण। इस टॉपिक को लेकर हाल फिलहाल में लगातार प्रश्न बने हैं। 6 मार्क्स का ये प्रश्न बनता है। इस टॉपिक को लेकर प्रश्न आना स्वाभाविक था, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री रहे हैं हमारे, तो उनके बारे में समझना चाहिए कि उनका लुक, उनका आउटलुक क्या था, उनका अप्रोच क्या था उस समय नए भारत के निर्माण को लेकर। तो एनसीईआरटी में इस टॉपिक को लेकर कोई एक पैराग्राफ नहीं दिया गया है बढ़िया तरीके से, जिससे बच्चे कहें उस पैराग्राफ को पढ़ें तो एक 6 नंबर की, 4 नंबर का, 2 नंबर का आएगा तो हम तैयारी कर लेंगे। अब क्या है, जो पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां, वो 3 चुनौतियां दरअसल प्रधानमंत्री के तौर पर नेहरू जी के सामने भी थी। तो हमें उन 3 चुनौतियों को देखना है, वो 3 चुनौतियों को कैसे नेहरू प्रधानमंत्री के तौर पर निपटते हैं। डिटेल में हमें पढ़ना नहीं है, क्लास 12th के सिलेबस के अनुसार हमें बातें करनी है। और यदि कहीं कहीं किसी को कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ एक बार कमेंट करिए। और ज़्यादा ये भी नहीं समझना है, अपोजिट में हो सकते हैं, हमें कोई पॉलिटिकल तरीके से इसको नहीं समझना है, हमें केवल एज ए विद्यार्थी ही समझना है, स्टूडेंट ही समझना है। ठीक है, कोई ऐसी बातें यहाँ पर है ही नहीं, केवल बुक की बातें, क्योंकि नेहरू जी को लेकर बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, नेगेटिव बातें भी हैं, पॉजिटिव भी हैं तो नेगेटिव भी है, तो उनकी पॉजिटिव में भी कई सारी नेगेटिव ढूंढ के लगा देते हैं लोग। तो फिलहाल हमें ध्यान से पढ़ना है, समझना है निष्पक्ष तरीके से। आइए, जो हमारी बुक में है, बुक की बातों को यदि ध्यान से सुने तो वो 3 चुनौतियां जो बताई गई हैं, फर्स्ट चैप्टर राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां, वो 3 चुनौतियों को हम बैकग्राउंड दिखा देंगे। इस प्रश्न में हम उसकी पृष्ठभूमि बता देंगे उन 3 चुनौतियों को लिखकर। तो क्या बताना है, प्रधानमंत्री के तौर पर देखो, लिखावट में दिक्कत हो सकती है, टाइपिंग में दिक्कत हो सकती है, तो प्लीज़ इस बात को आप फीलिंग में यानी कि गौर ना करें। ओके, मैं इसको सुधार दूंगा। 1947 में स्वतंत्रता के बाद जब नेहरू जी ने पहले प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली, ठीक है, तो बागडोर किसने संभाली? नेहरू जी ने। किसकी? प्रधानमंत्री के तौर पर, पहले प्रधानमंत्री के तौर पर। कब? आज़ादी के बाद। तो उस समय, ये उसी समय लिखा है, उस समय है, तो उस समय देश के समक्ष कई चुनौतियां थी, जैसे देश को एकता के सूत्र में बांधे रखना, देश का समग्र विकास करना, लोकतंत्र की स्थापना करना, दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध बनाना, बहुत सारी थी। मुख्य तौर पर 3 ही चुनौतियां थी। क्या? देश को एकता के सूत्र में बांधे रखना, देश का विकास करना और लोकतंत्र की स्थापना करना। अब नेहरू जी ने, यह आपने बताया बैकग्राउंड में, पृष्ठभूमि में, और फिर आपको बताना है कि नेहरू जी ने इन समस्याओं को देखते हुए कई सुधार किए, कई नीतियों की शुरुआत की, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण और स्वतंत्रता के बाद भारत के एकीकरण में मदद की। जिन्होंने का मतलब यहाँ पर नीतियों से है, यहाँ पर सुधारों से, वो नीतियाँ, वो सुधार जो नेहरू जी लेकर आए। अब हम क्लास 12th के अनुसार ही पढ़ेंगे। अब वो कौन सी नीतियाँ हैं, कौन से सुधार हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले, उस समय भारत के सामने एक बड़ी चुनौती थी। क्या? जो अलग अलग भारत में क्षेत्रों से नए राज्यों की मांग चल रही थी, तो इस समस्या से निपटने के लिए जो नई नई क्षेत्रीय आकांक्षाएं पैदा हो रही थी, उन क्षेत्रीय आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए रीजनल एस्पिरेशंस की वो जो बात हो रही थी, उन्हें निपटने के लिए नेहरू जी ने राज्य पुनर्गठन समिति की स्थापना करी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी की उन्होंने स्टैब्लिशमेंट करी थी। क्यों? ताकि देश के अलग अलग कोने से जो राष्ट्र की मांग हो रही थी, नए राष्ट्र की मांग हो रही थी, उसको खत्म किया जा सके। ओके, ये क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्या हैं सर? बुक में हमारा एक चैप्टर भी है, रीजनल एस्पिरेशंस। इंग्लिश इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम के बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें, फ़ायदा होने वाला है। मैं कुछ कुछ लिखा तो मैंने हिंदी में ही है, बट इंग्लिश में भी कुछ कुछ आपको फ़ायदा मिलेगा। तो वो क्षेत्र रीजनल एस्पिरेशन वाला जो चैप्टर है, क्षेत्रीय आकांक्षा, उसमें बहुत सारे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर है, असम, क्या मुद्दा उसमें उठाया गया, पूर्वोत्तर राज्य की बात हुई है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात, मणिपुर, नागालैंड, ये आज भी हमारे देश में चर्चा के विषय बने रहते हैं हमेशा। हालांकि मेघालय भी, मिजोरम भी एक बड़ा टॉपिक है हमारी बुक में। उसके अलावा पंजाब, ये यहाँ इन इलाकों से भारत में क्षेत्रीय आकांक्षाएं उठी थी। तो और भी थे सर, तमिलनाडु, यस, द्रविड़ कसगम, डीके, ये सब पढ़ा होगा आपने उस चैप्टर में। तो उनसे निपटने के लिए नेहरू जी ने राज्य पुनर्गठन समिति की स्थापना की। ओके, और वो राज्य पुनर्गठन समिति ने क्या किया?
फिर वही वाली बात, राज्य पुनर्गठन आयोग बना, फिर 14 राज्य बनाए गए, 6 संघ शासित प्रदेश बनाए गए, और वो चीज़ें चलती रही आगे। दूसरा पॉइंट, विभाजन के कारण पाकिस्तान से आए जो शरणार्थी थे उनको भारत में शेल्टर दी, आश्रय दिया, और उनकी पुनर्स्थापना के लिए कई कार्यक्रम चलाए उन शरणार्थियों के लिए। ओके। थर्ड पॉइंट, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। सेकुलरिज्म इंडिया में स्थापित करने की उन्होंने कोशिश करी। इससे अनेकता में एकता के व्याख्यान के निर्माण में मदद मिली। अनेकता में एकता, भारत में अनेकों धर्म हैं और फिर भी भारत एक रहता है, इस कंसेप्ट को निर्माण करने में मदद मिली, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करने में। क्योंकि हम पढ़ते हैं बुक में कि भारत में उसमें मुस्लिम 15% थे आज़ादी के समय, 15%, और आज भारत में मुस्लिमों की संख्या बढ़ी है। तो हम कह सकते हैं, कुछ लोग कितना ही कुछ कहें, कि भारत ने धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखा, अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार को सीमित किया या खत्म ही कर दिया एक तरीके से, जैसा आप कहना चाहते हो। तो लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान की कंपेयर में यदि हम देखें तो भारत में बहुत धर्मनिरपेक्ष राज्य ज़्यादा फला फूला। पाकिस्तान टोटली धार्मिक राज्य बना, वहाँ अल्पसंख्यकों की स्थिति दयनीय रही। उसके अगर हम तुलना करें तो भारत को नेहरू जी ने धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया और एक कंसेप्ट डेवलप किया, अनेकता में एकता। चौथा पॉइंट, नेहरू जी का मानना था कि समाजवाद तथा लोकतंत्र परस्पर विरोधी नहीं है। उनका क्या मानना था कि सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं। यानी कि बिना लोकतंत्र के समाजवाद नहीं, बिना समाजवाद के लोकतंत्र के नहीं। कैसे? क्योंकि लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता के लिए। शासन कौन चला रहा है? जनता। शासन कौन, किसके लिए चलाया जा रहा है? जनता के लिए। जनता द्वारा ही चलाया जा रहा है, जनता द्वारा ही चलाया जा रहा है, सब कुछ जनता का ही है। तो सब कुछ जनता, जनता वर्ड का मतलब है चाहे अमीर हो या गरीब हो, सब कुछ इंक्लूड है इसमें। समाजवाद भी ये कहता है सब बराबर है, अमीर हो या गरीब, कुछ कुछ बातों को समझना है यहाँ पर। तो बिना समाजवाद के लोकतंत्र स्थापित हो ही नहीं सकता, अधूरी है लोकतंत्र की अवधारणा बिना समाजवाद के। इसके लिए उन्होंने क्या किया, नेहरू जी ने, उन्होंने धन के समान वितरण के लिए, धन के समान वितरण मतलब जो उस समय हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, हम मनी की बात करते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ये कैसे हो जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी भी राज्य के सामने। उसके लिए उन्होंने एक कल्याणकारी राज्य के निर्माण पर जोर दिया। कल्याणकारी राज्य की बात हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्व में बताई गई है। नीति निर्देशक तत्व भारत को एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए है। ओके, क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस में बच्चों आपने पढ़ा होगा। फिफ्थ पॉइंट, देश को पर्याप्त बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने और सामाजिक कल्याण हेतु दीर्घकालिक योजना के लिए एक योजना आयोग की स्थापना की। पढ़ा होगा 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई। ये किस लिए की गई? ताकि देश को पर्याप्त बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जा सके, सामाजिक कल्याण के लिए दीर्घकालिक योजनाएं बनाई जा सके। ये नेहरू जी के कार्यकाल में हुआ था। छठा पॉइंट, प्रधानमंत्री के साथ साथ देश के विदेश मंत्री भी थे नेहरू जी। तो विदेश मंत्री और नेहरू, विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों थे, और इन दोनों का रोल निभाते हुए उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नैम की पॉलिसी को स्थापित किया। नैम जो मानता था कि हमें ना अमेरिका के गुट में शामिल होना है, ना सोवियत संघ के गुट में शामिल होना है, किसी भी गुट में नहीं शामिल होना है, गुट निरपेक्ष होना है। तो ये जो उनकी सोच थी, ये एक आदर्श विदेश नीति को दर्शाती थी। ठीक है, ये बहुत बड़ा योगदान है नेहरू जी का इस विषय को लेकर। अंतिम हम निष्कर्ष पर लिख सकते हैं। निष्कर्ष क्या? ये जो कठिन चुनौतियां नेहरू जी के सामने थी, उन कठिन चुनौतियों का सामना करने के बावजूद नेहरू राष्ट्र को मजबूत बनाए रखने में सफल रहे। क्या सर सफल रहे? हाँ जी, सफल रहे। मजबूत बनाए रखने में कुछ कुछ कमियां आपको दिखाई देंगी। चाइना के केस में हम हारे, लेकिन पाकिस्तान के केस में हम जीते। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन की परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए नवजात राष्ट्र भारत का पोषण किया। तो उन्होंने क्या किया? भारत उसमें नवजात था, नया था,
उसका पोषण किया, उसको और आगे बढ़ाया। यही कारण है कि उन्हें आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक के रूप में याद किया जाता है। तो नेशन बिल्डिंग के तौर पर हम उन्हें याद करेंगे जो आधुनिक भारत है उसके लिए। बच्चों, इस तरीके से हमें क्लास 12th के अनुसार ही मैंने आपको पढ़ाया। इसमें बहुत सारी बातें, इस टॉपिक को लेकर बहुत सारी बातों में मैं कह सकता हूँ, कुछ निगेटिव, पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर क्लास 12th के अनुसार हमने केवल पॉजिटिव बातें ही बतानी है। एक प्रधानमंत्री की तुम कमियां भी बता सकते हो, कमियां भी बता सकते हो, लेकिन हमें कमियां पूछा नहीं गया है। इस चीज का ध्यान रखें बच्चों, हमें दृष्टिकोण पूछा गया है। हमें यह नहीं बताना है कि प्रधानमंत्री के तौर पर नेहरू जी की समीक्षा कीजिए, हमें समीक्षा नहीं करनी है। प्लीज इस बात को समझना, इससे इन सब चीजों से क्यों मैं यहाँ पर निगेटिव बातें क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे समीक्षा नहीं करनी। हमें प्रश्न समीक्षा पूछा ही नहीं गया है, समीक्षा नहीं पूछा जाता कभी भी प्रधानमंत्री की, ठीक है। तो दृष्टिकोण पूछा जाता है, तो दृष्टिकोण में हमें ऐसे ही बताना होता है। तो दैट्स ऑल, ये टॉपिक के बारे में हमने समझा। आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी। आने वाली वीडियोस में और भी हम इस तरीके से टॉपिक वाइज पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते रहें।